हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9th के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने में अपनी परेशानी बताई थी, तो उसे एक बार हम रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अष्टक का जो रूल है, कुछ बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आई थी। इसके कारणवश हम इन चीज़ों को आपके सामने एक बार फिर से रख रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझने का इन्हें प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। देखिए, उचित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को उचित कक्षा में भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी भी परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये उचित तरीके से वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। बात समझ में? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बोरबरी ने अपना एक नियम दिया था, और सारे भी नियम जो हमको यहाँ नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे। हालांकि हमारे भी जो लेवल पर है उसमें खाली और खाली बोरबरी का नियम ही सम्मिलित है। बात समझ में? ठीक। तो बोर और बरी जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का एक नियम दिया। इन्होंने इस नियम में हमको ये बताया था कि अगर हमें किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक। उसमें इन्होंने ये बताया था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो रूल होता है, ये 2n² होता है। मतलब आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते जाइए, जहां स्मॉल n कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या है। अब यहां पे n के स्थान पे आप कक्षा की संख्या को रखते जाइए, आपको अपने आप वैल्यू मिलती जाएगी कि पहली कक्षा में आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दूसरी कक्षा में आपको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, तीसरी कक्षा में आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये बातें आप ऑलरेडी जानते हुए चले जाएंगे। तो इस रूल में ये जो 2n² है, आप यहाँ पे n के स्थान पे जैसे आपको पहली कक्षा में भरना है कि पहली, आपको ये जानना है कि पहली कक्षा में जो बोरबरी ने नियम दिया था, इस नियम के अकॉर्डिंग आपको ये समझना है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसी भी परमाणु के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर ये बात आपको जाननी है तो आप यहाँ n के स्थान पर कक्षा की संख्या रखते हुए चले जाइए, आपको उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये चीज़ ज्ञात होता हुआ चला जाएगा। जैसे एज एग्जांपल कि सपोज दैट, कल्पना कीजिए कि आपने कार्बन ले लिया है या ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु भार जो होता है ये 12 होता है। सॉरी, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है ये 16 होता है। ठीक। आपने ऑक्सीजन ले लिया। अब इस ऑक्सीजन में देखिए कि यहाँ पे ये जो नीचे लिखा होता है, मैंने बताया था कि इन्हें परमाणु क्रमांक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। बात समझ में? तो यहाँ पे, और हाँ, किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व में, किसी भी कंबाइंड स्टेट के तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में? कंबाइंड स्टेट यानी मुक्त अवस्था के तत्व। बात समझ में? तो इस परिस्थिति में यहाँ पे अगर 8 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 8 प्रोटॉन। देखिए, परमाणु क्रमांक अभी मैंने बताया कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसी तत्व के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। बात समझ में? और किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में जो कंबाइंड स्टेट के होते हैं, मुक्त अवस्था के होते हैं, जितना उनमें इलेक्ट्रॉन होता है उतने प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे अगर 8 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 8 ही होगी। ठीक। अब इसका मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉनों का हमको वितरण करना है। तो पहली बात तो ये कि इस ऑक्सीजन के परमाणु में जो पहली कक्षा होगी, इस पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। आप इस सूत्र पे चले आओ। आप इस सूत्र में n के स्थान पे 1 रखो। n के स्थान पे 1 रखने का मतलब कक्षा संख्या 1, यानी ऑक्सीजन की पहली कक्षा में हम देख रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो आप जरा देखिए, जब n के स्थान पे आपने 1 रखा तो ये हो जाएगा 2 गुणे n के स्थान पे 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। यानी इस सूत्र से हमने ये देखा कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 2। तो आपने क्या किया? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में फिल हो गए। इसके बाद जो
और कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, बात समझ में। और कितने इलेक्ट्रॉन अभी शेष बच रहे हैं इसके पास? भाई पहली कक्षा में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ऐसा नहीं है कि पहली कक्षा में उठा करके जितना भरना चाहते हो भर सकते हो, बिल्कुल नहीं। बोरबरी का जो नियम है वो इसी के मुताबिक चलेगा। तो इसके मुताबिक पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम ये देख रहे हैं कि दूसरी कक्षा में यानी n बराबर, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच रहा है तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे आगे बचती है उसी के मुताबिक कक्षाओं की संख्या भी आगे बढ़ती है। जैसे पहली कक्षा में भरने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच गई तो उन इलेक्ट्रॉनों को अगली कक्षा में फिल करते हैं। और अगर अगली कक्षा में इस रूल के मुताबिक भर दिया, अगर फिर भी हमारा इलेक्ट्रॉन बच गया तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को अगली कक्षा में भरते हैं। बात समझ में? ठीक। तो जैसे यहाँ n बराबर 2 रखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बार हम लोग ऑक्सीजन की दूसरी कक्षा में देख रहे हैं कि कितने परमाणु। बात समझ में? तो n बराबर 2, और जब n बराबर 2 आप इस सूत्र में रखेंगे तब जरा देखिए 2 गुणे n के स्थान पे 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 4 गुणे 2 मिला जुला कर क्या। अब दूसरी कक्षा में हमको 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन जब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कहाँ से भर सकते हैं? जबरदस्ती तो भर नहीं सकते कहीं से। बात समझ में? देखिए, तो अब यहाँ पे दूसरी कक्षा में जो बोरबरी का नियम है, इस नियम के मुताबिक हमको अपने दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरना ही भरना है। लेकिन जब हमारे पास 8 नहीं है, काहे से पहला वाला जो कक्षा था यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब हमारे पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही बचा है, तो हम क्या करते हैं? दूसरी कक्षा में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसका मतलब आगे की कक्षाएं भी नहीं। तो ऑक्सीजन का ये हो गया नाभिक। नाभिक धनावेशित होता है। क्यों धनावेशित होता है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन निवास करता है। बात समझ में? और इसकी ये हो गई पहली कक्षा, और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। आप फिल कर दीजिए। ये हो गया आपका पहला इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक। दूसरी कक्षा में ये हो गई आपकी दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। देखिए, दूसरी कक्षा में हमने 6 इलेक्ट्रॉन को भर दिया और पहली कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉनों। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो आप जरा देखिए कि जो अष्टक का नियम होता है, जो अष्टक का रूल होता है, वो हमको यही बताता है कि जो ये बाहरी कक्षाएं होती हैं किसी भी परमाणु की, इस बाहरी कक्षा में हमको जो इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं ये पूरा का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो आप देख रहे हो, जहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा दूसरी कक्षा ही है, क्योंकि दूसरी कक्षा के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि हम उनमें फिल करें। तो जब दूसरी कक्षा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है भरने को, तो इसी दूसरी कक्षा को हम लोग बाहरी कक्षा कह देंगे। बात समझ में? तो ये हो गया ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा। अब इस ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में आप जरा देखो क्या इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक। और किसी भी तत्व में जो लास्ट वाली कक्षा होती है, जो बाहरी कक्षा होती है, इस बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। ये जो रूल होता है कि बाहरी कक्षा में आप 8 ही इलेक्ट्रॉन रखिए, इस रूल को हम लोग कहते हैं अष्टक का नियम। बात समझ में? इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं? अष्टक का नियम कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक। अब ये जो अष्टक का नियम है, अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन है नहीं, तभी अष्टक का नियम कैसे कंप्लीट करता है? अब यहीं से संयोजकता नाम का संयोजकता आती है। अब यहीं से संयोजकता आती है। अब यही वो रीजन है जिनके कारण हमारा इलेक्ट्रॉनों का एक तत्व से दूसरे तत्व में साझा होता है। बात समझ में आई? यही वो रीजन है जिससे इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। अब भाई इसको अष्टक कंप्लीट करना है, नहीं हो पा रहा है, तो ये दूसरे से ले करके अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगी। लेकिन अगर कंबाइन स्टेट में है तो कहीं मांगने उंगने नहीं जाता है, वो इसे पड़ा रहता है। जब वो किसी के साथ संयोग करता है, जब किसी अदर एलिमेंट के साथ वो जुड़ता है, तब वो इलेक्ट्रॉन मांगता है। अगर उसके पास देखिए, अगर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, अगर किसी भी तत्व में जो बाहरी वाली कक्षा है, इस बाहरी वाली कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो हमेशा दान कर देता है।
बात समझ में आई? तो वो हमेशा दान कर देता है। लेकिन अगर किसी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है तो वो हमेशा मांगता है कि मेरा अष्टक कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ पे है कि बाहरी कक्षा में 6 है, 4 से अधिक है ना, तो ये मांगेगा। अगर यही बाहरी कक्षा में 3 होता, 2 होता, तो वही 3 या 2 ये क्या करता, डोनेट कर देता, दान कर देता। बात समझ में? अब यहां जरा देखिए, ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक। अब ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो आपने देखा है H2O लिखा जाता है, H2O लिखा जाता है। H2O के जो लिखने का एक रीजन होता है वो यहाँ का, देखिए कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक का निर्माण तभी होता है जब उनके मुताबिक जो हमें जिस कंपाउंड को बनाना होता है, जब उसी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग हो पाती है, बंधन जब उनका बन पाता है, तभी वो जा करके हमारे कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो जैसे H2O हो गया, देखो अब जरा सा बात करो हाइड्रोजन को लेकर के, तभी H2 वाली कहानी यहां समझ में आएगी। अब देखो हाइड्रोजन, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 1 होता है, जो परमाणु भार होता है ये भी 1 होता है। अब हाइड्रोजन के पास यक्के प्रोटॉन और यक्के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस परिस्थिति में आप पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे भाई, जब और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ना तो हम कक्षा की बात करेंगे ना तो हम बंटवारे की बात करेंगे। बात समझ में? हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को उठा करके पहली कक्षा में रख देंगे। यक्के इलेक्ट्रॉन है तो हमने पहली कक्षा में उठा करके रख दिया। तो एक हाइड्रोजन की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके पास यक्के कक्षा, ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की एक ही कक्षा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। और अभी मैंने बताया कि अगर किसी, अच्छा अब यही इसकी लास्ट कक्षा कहलाएगी, यही जो 1 इलेक्ट्रॉन की कक्षा है इसी कक्षा को हम इसकी बाहरी कक्षा कह देंगे। अब बाहरी कक्षा में जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो अभी मैंने बताया कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते तो वो डोनेट कर देता है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक। अब जरा देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तब जरा स्थिति देखो, 2 हाइड्रोजन है, H2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का परमाणु। 1 हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे तो एक इसका एक इसका, यानी दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन क्या ठू? 1 ठू। और एक ऑक्सीजन की कहानी अभी हम देख चुके कि एक ऑक्सीजन की जो बाहरी कक्षा होती है, इस बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रहता है? 6 ठू। और अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको तो ये क्या करेगा? अपना अष्टक कंप्लीट नहीं कर लेगा, अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। तो ये जब हाइड्रोजन के साथ साझा करता है तो हाइड्रोजन के 2 अणु मिल करके ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा का जो अष्टक का नियम है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके उनके अष्टक का नियम को कंप्लीट कर देते हैं। बात समझ में आई? तो अष्टक के नियम का यही मतलब है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जब वो किसी के साथ संयोग करते हैं तो मांगने लायक रहते हैं तो मांग लेते हैं, और अथवा डोनेट करने लायक रहते हैं तो डोनेट कर देते हैं। बात समझ में आई? ठीक, तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक। तो अच्छा, संयोजकता के बाद एक टॉपिक छूट गया, उसको भी जरा देख लेते हैं, जिसका नाम है आयन। ठीक, आयन क्या होते हैं? देखिए नॉर्मल तरीके पे समझा जाए, किसी भी कंपाउंड पर या किसी भी तत्व पर जो आवेश उपस्थित होता है, इसी आवेश को ही या आवेशों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। बात समझ में? आयन क्या होता है? किसी तत्व पर, किसी धातु पर, किसी अधातु पर जो चार्ज, जो आवेश रहता है कि +1 का चार्ज है, -1 का चार्ज है, +2 का चार्ज है, -2 का चार्ज है,
ये जो +1 का -2 का ये जो होता है एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनों के साझा करने वाली स्थिति है। जैसे एज एग्जाम्पल समझें हम, तो अगर आप देखिए कि हमारा ऑक्सीजन है, कंबाइंड स्टेट का ऑक्सीजन, तो ये जब भी कभी साझा करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है। तो जो ग्रहण करेंगे उन पर ऋण आवेश आता है। बात समझ में? जो ऋण ले रहे हैं उन पर ऋण आवेश आता है। तो अब ये जो आपका तत्व, इस तत्व पर यही उपस्थित जो चार्ज है, चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए। बात समझ में आई? ठीक। तो किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी तत्व पर जो आवेश होता है उन्हीं को हम लोग आयन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक। और आयन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका धनात्मक होता है, दूसरा आपका ऋणात्मक होता है। ठीक। और धन आयन किसी भी तत्व पर कब आता है? जब वो डोनेट करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो हो गया त्यागना। बात समझ में? और त्याग के कंडीशन में उस तत्व पर जो आयन आता है ये धन आयन होता है, तो वो धन आयन बनते हैं। बात समझ? जैसे सोडियम, आपका सोडियम आप जब भी देखते हैं तो ऐसे ये Na पॉजिटिव लिखा होता है। बात समझ में? यानी पॉजिटिव लिखे होने का रीज़न यही होता है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। बात समझ में आई? ठीक। तो ये धन आयन परमाणु हो गया। जैसे आपने क्लोरीन देखा है तो Cl नेगेटिव लिखा जाता है। Cl नेगेटिव इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करने की परिस्थिति में होता है, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है इसके अष्टक को कंप्लीट होने में। तो ये इस प्रकार से ये ऋण आयन बनते हैं। बात समझ में आई? ठीक। तो धन आयन और ऋण आयन ये 2 प्रकार के आयन होते हैं हमारे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु संख्या। चलिए इन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा परमाणु भार तथा परमाणु द्रव्यमान। चलिए परमाणु भार तथा परमाणु द्रव्यमान के रेफरेंस में समझते हैं। देखिए, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान दोनों एक ही हैं। ठीक, दोनों अलग अलग नहीं हैं। चलिए इनकी परिभाषा सुनते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होता है, इसी योग को हम लोग परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक। किसी तत्व में के परमाणु में उपस्थित, के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु भार तथा परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एक छोटी सी बात और जानते हैं। देखिए, नाभिक में रहने वाले लोगों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये आपके परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक की परिभाषा होगी। दोनों एक ही चीज़ हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को परमाणु भार अथवा परमाणु क्रमांक कहा जाता है। न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में रहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित कुल अणुओं की संख्याओं का जो योग होता है, उसी योग को हम लोग उस तत्व का, उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणु भार कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष कल पढ़ते हैं और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हों अगेन आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं।